हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर। तो मैं अमित कुमार आपको स्वागत करता हूं इस चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी जैव प्रक्रम का वीडियो चल रहा है, तो इससे पहले मेरा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र का वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो ये मेरा चैप्टर का अंतिम तंत्र है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना है। और वीडियो कैसा लगा तुरंत अभी लाइक कर बता सकते हैं। वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी तंत्र को समझने से पहले उसको हमको जानना होता है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा दिया है कि एक बाई वृक्क धमनी है। आपको हम बताए थे कि उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है। वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट था पोषण का, जो जैव प्रक्रम का फर्स्ट पार्ट है, उसमें बताए थे उत्सर्जन का कार्य होता है कि जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, उसको आउट करना, यानी कि बाहर करना। तो अभी हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसको समझिए कि एक होता है बाई वृक्क, जो ये होता है, ये वाला, ये बाई वृक्क होता है, धमनी जिसको बोलते हैं। एक किडनी दो होता है, एक बायां वृक्क बोलते हैं, वृक्क का अर्थ किडनी होता है फ्रेंड्स। इसको इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक दाई वृक्क होता है, एक महाधमनी होता है, एक बाई मूत्रवाहिनी होता है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रमार्ग होता है पेनिस में। ठीक है, तो समझता है कि उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों है। जिस प्रकार से रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो हम श्वसन के दौरान फेफड़ा में कोशिकाओं के द्वारा उसका ये करते हैं, फिल्ट्रेशन कर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण कर ब्लड को ये करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन करके पूरे शरीर में फैलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से इसमें है, तो उसमें हम ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और इसमें उत्सर्जन में क्या है कि जो भी है अमोनिया, यूरिया, इस टाइप से नाइट्रोजन युक्त जितने भी पदार्थ हैं, इसमें उत्सर्जन के द्वारा ये सब शरीर से आउट होते हैं। तो उत्सर्जन का एक तरीका मेरा हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, पसीना। ये भी एक उत्सर्जन का पार्ट है, पसीना के द्वारा भी उत्सर्जन होता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले उत्सर्जन क्या होता है। तो दिया है कि शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार तथा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी कि शरीर मेरा बहुत से कार्य करता है। ठीक है, तो वो सभी कार्य के फलस्वरूप जो शरीर में, तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छा चीज़ ही बनेगा, बहुत से बुरा चीज़ भी बन सकता है। तो उसी प्रकार से जो बेकार पदार्थ बनता है हमारे शरीर में, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन युक्त जितने भी पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही हैं। तो इसलिए उसको निकालने के लिए जो है उत्सर्जन तंत्र का प्रयोग होता है। अब ये तो मान लीजिए आपके लैंग्वेज में कुछ लंबा भी हो सकता है, याद करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक बार फिर हम पढ़ना चाहेंगे, आराम से समझिएगा। शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार तथा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निकालने की जो क्रिया है, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो एक और परिभाषा हम दे सकते हैं आपके बीच, जीवों द्वारा अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, वही उत्सर्जित करना। उत्सर्जन का अर्थ क्या है, उत्सर्जित करना, इस टाइप से समझ सकते हैं। तो उत्सर्जन में बहुत से प्रकार है उत्सर्जन का। एक तरह से हमारा श्वसन भी उत्सर्जन का ही तरीका है, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर देते हैं बाहर। तो उसमें हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो वृक्क के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि उत्सर्जन में ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन में जो ये होता है उत्सर्जन तंत्र का कार्य सबसे ज़्यादा वृक्क से होता है। तो समझते हैं वृक्क के बारे में। वृक्क जो है कि आकृति में सेम, आपने देखा होगा ये जो लता होता है ना, लतेदार पौधा होता है, सेम उसके जो बीज होते हैं उसके आकार का सेम, यानी कि इस टाइप से
इसका होता है, ये ब्रिक होता है, इसमें छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स, अब एक सवाल आता है 1 नंबर का कि ब्रिक का जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोल सकते हैं नेफ्रॉन, जो कि एक जो किडनी होता है, इसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं ब्रिक को। तो इसमें लाखों मेरा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसी में सबका फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया अमोनिया सब छन जाते हैं, ठीक है, और वही सब पेशाब के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं मूत्राशय से, यहाँ पे आकर जमा हो जाता है। इस टाइप से रक्त आता है यहाँ से और इसमें आ जाता है। रक्त पहले यहाँ से बॉडी से आता है, एक इधर आ जाएगा, एक किडनी में आ जाएगा और यहाँ पे सब फिल्ट्रेशन हो जाएगा। सब जो अनावश्यक पदार्थ है यहाँ पे छन जाते हैं, यहाँ पे छन जाते हैं, और यहाँ से जो फिल्ट्रेशन के बाद जो शुद्ध हुए वो सभी शरीर में धमनियों के माध्यम से चले जाते हैं। इसमें ज़्यादा हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम सिंपल है। आपको यहाँ पे समझना है कि ब्रिक का जो आकृति होता है सेम के बीच के आकार का होता है, लंबाई उसका 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है और चौड़ाई क्या होता है 6 सेंटीमीटर का होता है। अगर मोटाई की बात करें फ्रेंड तो लगभग 3 सेंटीमीटर का इसका मोटाई होता है, ठीक है। तो आगे समझते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना, यही उत्सर्जन है, ये आपको याद रखना है। इसको आप अपने लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और ये आपको डायग्राम आप डिमांड कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिमांड कैसे मतलब कि इसको डायग्राम बनाने का तरीका ये बोर्ड पर अच्छा से नहीं बना है, इसको हम कॉपी में आपको बनाने का ट्रिक के साथ आपको बता देंगे। जिस प्रकार से हृदय का चित्र बनाने मैंने बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने डायग्राम में बताया था उसी टाइप से अभी हम सेम टू सेम जैसे बताया वैसे ही लिखा है। तो सामने अभी आपको एक चित्र दिख रहा होगा, उससे आप ये कीजिएगा, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। अभी हमें बताते हैं सवाल जो अक्सर पूछता है एग्जाम में, उसी को मैंने लेकर बनाया है। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की बनावट, जो कि हम अभी बनाए थे, जो आपको दिख भी रहा है अभी, उसी बनावट के बारे में बताइए या वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखा गया है कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं उसके बारे में। इसमें सेम के बीच के आकार के 2 वृक्क होते हैं, प्रत्येक से एक वाहिनी निकलती है, चित्र में देखिएगा, जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इनका आकार जो होता है वृक्क का, वो सेम के बीच के आकार का होता है और इनकी संख्या 2 होता है। प्रत्येक से मूत्रवाहिनी निकला हुआ है, जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये कहाँ खुलता है फ्रेंड्स? जो नीचे इस प्रकार का जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से, इसी में ये मूत्राशय होता है, इसी में खुलता है। और उसके बाद ये जो है मूत्र मार्ग है जो पेनिस में पाया जाता है, उसी के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। अब क्या है कि जो प्रत्येक ये पाया जाता है, किडनी पाया जाता है, दोनों किडनी, इनमें लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं। एक क्वेश्चन आपने होता है कि ये नेफ्रॉन है क्या? जो ब्रिक को बनाता है और जो ब्रिक जिससे कार्य करता है उसकी सबसे छोटी इकाई, जैसे कि होता है एक सबसे जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जिस टाइप से कोशिका होती है, उसी टाइप से एक ब्रिक की कार्यात्मक एवं उसके संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन्स होते हैं। एक ब्रिक में लाखों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अगला एक क्वेश्चन आता है, एक अपोहन, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अपोहन क्या है। इसका इंग्लिश होता है डायलिसिस। व्हाट इज डायलिसिस? इसका आंसर समझिए कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा रक्त में उपस्थित वर्ज्य अणु यानी कि अवांछित, जो कि मेरे लिए कोई काम का नहीं है, छान लिए जाते हैं, परंतु प्रोटीन जैसे अणु, प्रोटीन का जो अणु होता है वो नहीं छान पाते, उसी को क्या बोलते हैं? अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। एक माइंड में आता होगा कि जो भी बता रहे हैं ये सब ह्यूमन बॉडी का है, तो पादपों में जो है उत्सर्जन किस टाइप से होता है? पादपों में भी होता है फ्रेंड्स। वो कैसे होता है बताता हूँ। जो पादपों में वाष्प उत्सर्जन, समझिएगा, वाष्प उत्सर्जन होता है, ये उत्सर्जन का प्रक्रिया है। इस पर पतझड़ आता है ना, वो सभी उत्सर्जन की प्रक्रिया है। इसमें वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया से उसमें उत्सर्जन होता है। और यहाँ ये ह्यूमन बॉडी के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा पूछेगा तो अगर आप में कोई डाउट है तो
एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपने डाउट्स को शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट इसके बाद। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो एग्ज़ाम में पूछता है और एग्ज़ाम में स्तर का मैं आंसर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। साइंस के लैंग्वेज में एकदम है, आपको इसे एकदम याद कर लेना है, ये एकदम मस्ट है, श्योर है, आईबी करेगा। क्वेश्चन है कि मानव वृक्क में मूत्र क्षरण प्रक्रिया जो है उसे समझाइए, यानी कि मूत्र जो है किस प्रकार बनता है, इसका क्या प्रोसेस है। सर्जन तो मान लीजिए जो भी प्रोसेस है मूत्र के द्वारा ही होता है, तो वो किस टाइप से बनता है उसे समझिए। शॉर्ट में मैंने आपको बना दिया है, आप ठीक से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं इतना सिंसियरली इसको बताया है। आंसर समझिए कि मानव वृक्क की वृक्क नलिकाओं, हर एक वृक्क में वृक्क नलिका होता है, में वोमेन कैप्सूल, इसको आप याद रखिएगा, में रक्त की क्षरण क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब जो वृक्क नलिका था उसको मैंने बताया है डायग्राम में, चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है, जो कि जो छन गया, अब जो छना उससे क्या होता है कि उसमें भी पुनः अवशोषण होता है कि जो मेरे लिए शरीर के लिए उपयोगी हैं उनको भी मेरा क्या शरीर जो है ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे इस क्रिया जो होता है पुनः अवशोषण की क्रिया में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण और अन्य उपयोगी पदार्थ कोशिका जाल द्वारा पुनः अवशोषित होते हैं। बाकी जो है बचे रक्त उत्सर्जित पदार्थ जल के साथ संग्राहक नलिका, जो कि चित्र में पहले बताया है मैंने, से होते हुए मूत्राशय जो इस टाइप से होता है ना, उसमें आकर जमा हो जाता है और मानव वृक्क में यही क्षरण क्रिया इसी टाइप से संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैं अमित कुमार बना रहूँगा आपके साथ हमेशा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके लिए मैं ही सपोर्ट काफ़ी हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉच।